बिरजू एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा चलाता था। पहले वो ढाबा उसके पिता मोहन चलाते थे और बहुत सारे लोग ढाबे पर खाने के लिए आते थे। वहां से 5 मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। लोग मंदिर में पूजा के बाद ढाबे पर खाने के लिए आते थे। अरे मोहन भाई, रोटी और भिंडी मसाला देना। हाँ मालिक, बैठ तो जाइए, स्पेशल भिंडी मसाला दे रहा हूँ, रोटी के साथ मस्त लगेगा। पता है भाई, तुम्हारे भिंडी मसाले के लिए तो आता हूँ यहाँ। क्या भिंडी बनाते हो तुम? बिरजू तब छोटा था और ढाबा चलाने में अपने पिता की मदद करता था, लेकिन बिरजू को खाना बनाने का कोई शौक नहीं था। उसे मिट्टी से खेलना पसंद था। वो पत्थर से घर बनाता था। उस वजह से मोहन उसे डांटता भी था। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। बिरजू बड़ा हो गया। मोहन बीमार पड़ गया। बिरजू की शादी हो गई और उसको एक बेटा भी हो गया। उसका बेटा 10 साल का हुआ तब मोहन का देहांत हो गया। जाने से पहले मोहन ने बिरजू से कहा, बेटा बिरजू, वो ढाबा मेरी जान है, उसे बंद मत होने देना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपका ढाबा कभी बंद नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और उसके बाद मोहन ने आखिरी सांस ले ली। अपने मरते हुए पिता से बिरजू ने वादा कर दिया था। अब उसे वादा निभाना ही था। लेकिन उसे एक चीज ठीक से नहीं आती थी और वो है खाना बनाना। ढाबे पर लोग खाना खाने के लिए तो आते हैं, लेकिन बिरजू के हाथ में वो बात नहीं थी। बिरजू भाई, बड़ा दुख हुआ मोहन भाई के बारे में सुनकर। अब क्या ही कर सकते हैं, रोटी और भिंडी मसाला देना 1 प्लेट। हाँ मालिक, मैं अभी लाता हूँ। बिरजू रोटी और भिंडी मसाला लाकर उस आदमी के सामने रख देता है, लेकिन खाते ही उस आदमी का मुंह बन गया। अरे ये क्या है, इस भिंडी मसाले में तो टेस्ट ही नहीं है। किसने बनाया है ये? जी मैंने बनाया है। क्या यार बिरजू भाई, इस भिंडी मसाले में वो बात ही नहीं है। अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा क्या? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे रुक जाइए मालिक। लेकिन वो आदमी नहीं रुका। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। निराश होकर बिरजू घर चला आया। उसकी पत्नी सरला ने पूछा, क्या बात है, दुखी क्यों लग रहे हो? क्या करूं सरला, मैं पिताजी के जैसा भिंडी मसाला नहीं बना सकता। तुम मुझे सिखा सकती हो? वो तो मैं भी नहीं बना सकती उनके जैसा। एक वही थे, अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बिरजू की जानी दुश्मन राघव को बहुत कुछ समझ आ रहा था। राघव बिरजू का चचेरा भाई था। राघव ने जैसे ही देखा कि सब लोग बिरजू का ढाबा छोड़कर जा रहे हैं, वैसे ही उसने अपने पिता को ये बात बता दी। मनोहर बहुत खुश हुआ। वाह बेटा वाह, क्या खुशखबरी लाया है तू। अब बारी है उन्हें मजा चखाने की। अब हम उसी के ढाबे के सामने हमारा रेस्टोरेंट बनाएंगे। रेस्टोरेंट बनाएंगे? लेकिन कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे उधार लेंगे और रेस्टोरेंट नहीं चला तो चलेगा कैसे? नहीं, हम स्वादिष्ट खाना जो बनाएंगे, हम बनाएंगे बेस्ट भिंडी मसाला। कैसे पापा? मोहन चाचा जैसा भिंडी मसाला बनाना ना तो आपको आता है और ना ही मुझे। टेस्ट कैसे आएगा? मेरे पास एक प्लान है। राघव ने अगले ही दिन बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लिया और अगले ही दिन से रेस्टोरेंट बनाने का काम शुरू हो गया। बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, मर गए, राघव और मनोहर चाचा रेस्टोरेंट बना रहे हैं। अब तो मेरे ढाबे पर कोई नहीं आएगा। 1 महीने के अंदर रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया और राघव ने बाहर लिख दिया कि यहाँ बेस्ट भिंडी मसाला मिलता है। नया साफ सुथरा रेस्टोरेंट देखकर लोग वहाँ जाने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर सब लोग उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने लगे। जो बचे खुचे लोग ढाबे पर आते भी थे, वो भी जाते वक्त बिरजू को 2-4 बातें सुनाकर जाते थे। अब बिरजू कैसे कहता कि उसे खाना बनाने का कभी कोई मन ही नहीं था। उसे तो पत्थरों से खेलना पसंद था। अब ये बात वो बोलने जाएगा तो लोग उसे पत्थर से ही मारेंगे। इसीलिए बिरजू चुप रहता और लोगों की बातें सुन लेता। धीरे धीरे उसके ढाबे पर लोगों ने आना बंद ही कर दिया। स्कूल में फीस न देने की वजह से उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। घर में 2 वक्त चावल और साग बनने लगा। एक रात को बिरजू रो पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया सरला, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत कहो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। राघव इतना अच्छा खाना बना कैसे रहा है? टेस्ट कहाँ से ला रहा है वो? पता नहीं, सीखा होगा कहीं से। ये दोनों बाप बेटे सीखने वालों में से नहीं है। ये दोनों तो चोर लफंगे धोखेबाज हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों मिलकर कुछ गलत काम तो कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो बाहर चला गया और उसका शक सही निकला। राघव कहीं जा रहा है। बिरजू ने उसका पीछा किया। राघव चुपके चुपके कसाई के पास गया और मटन की चर्बी खरीदी। मैंने सही पकड़ा था। बिरजू ने अपने मोबाइल पर पिक्चर उठा ली। उधर सरला की तबीयत खराब हो गई तो उसके बेटे मुन्ना ने कहा, माँ आज मैं आपके लिए खाना बनाऊं? हाँ बेटा, कोशिश कर, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना रसोई गया और सामने भिंडी पड़ी थी। मुन्ना ने भिंडी मसाला बनाया।
उधर मटन चर्बी वाली पिक्चर निकालकर बिरजू ने रेस्टोरेंट के बाहर चिपका दी। लोगों ने देखा और वो सब गुस्से से लाल हो गए। लोगों ने मनोहर और राघव को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बिरजू खुश होकर घर लौटा और सरला को सब कुछ कहा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या होगा? हमारा ढाबा भी कैसे चलेगा? लीजिए भिंडी मसाला खाइए, मैंने बनाया है। बिरजू और सरला ने भिंडी मसाला खाया और उन दोनों की बोलती बंद हो गई। मुन्ना बेटा, तू तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा भिंडी मसाला बनाता है। सच? हाँ बेटा, तुझे तेरे दादाजी का टैलेंट मिला है। मुझे आज खाना बनाकर बहुत अच्छा लगा। मैं खाना ही बनाना चाहता हूँ। वाह बेटा, रुक जा, मुझे एक आइडिया आया है। मैं पत्थरों को भिंडी के शेप में काटकर हरा रंग करता हूँ और उन भिंडियों से ढाबा बनाता हूँ। लोगों को देखकर ही लगेगा कि ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा है। वाह पापा, हम दोनों बाप बेटा मिलकर भिंडी ढाबा चलाएंगे। और फिर क्या था, बिरजू ने पत्थर की भिंडियों से ढाबा बनाया और ढाबा चल पड़ा। मुन्ना खाना बनाने लगा और बिरजू बाकी काम संभालने लगा। ऐसे ही बाप बेटा मिलकर मोहन का भिंडी ढाबा चलाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी है सरिता की, जो एक छोटे से गांव में अपने पति केशव और 4 साल के बेटे बंटी के साथ रहती थी। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो? जी आई। क्या हुआ जी, बड़े खुश लग रहे हो? अरे बात खुशी की ही है। अपने सरपंच जी के बेटे का लगन होने वाला है। हमें भी न्योता दिया है उन्होंने, तो तैयार रहना। अरे वाह, पर इतने बड़े घर की शादी है तो थोड़ा ठीक से चलना होगा ना। हाँ वो तो है, वहाँ शहर के भी बड़े बड़े लोग आएंगे। और खाने के लिए भी बहुत कुछ होगा वहाँ। चलो, अपना बंटी बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ सही कहा। सरिता गांव के सरपंच रामलाल के बेटे की शादी को लेकर बहुत उतावली थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। केशव सरिता और बंटी को लेकर शादी में पहुंचा। पंडाल में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन सजे हुए थे, मगर सरिता और केशव की नजर बस पालक पनीर के बर्तन पर ही अटकी हुई थी। जब खाने की शुरुआत हुई तो दोनों ने भरपेट पालक पनीर खाया और छोटे बंटी ने भी पहली बार पालक पनीर का स्वाद चखा। असल में केशव की माली हालत बहुत खराब थी, तो घर में 2 वक्त हर किसी को पेट भर खाना मिल जाए, यही एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में ये दावत उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। तीनों ने शादी की दावत अच्छे से खाई और फिर अगले दिन, माँ मुझे वो खाना है। क्या बेटा, क्या खाना है मेरे बच्चे को? वही जो हमने कल खाया था, हरा हरा सा, जिसमें वो सफेद सफेद डब्बे थे। अच्छा वो, अरे मेरे प्यारे लल्ला, उसे पालक पनीर कहते हैं। हाँ माँ, वही पागल पनीर। अरे मेरा लल्ला, ठीक है, मैं अपने लल्ला के लिए बना दूंगी पागल पनीर। ठीक है माँ। हंसी हंसी में सरिता ने बंटी से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि वो ये करेगी कैसे। केशव एक छोटा किसान था। जब उसकी फसल बिकती थी तभी थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो पाता था और उन्हीं पैसों में अगली फसल तक का खर्चा चलाना होता था। और ये बात सरिता भी अच्छे से समझती थी। उफ, बंटी से बोल तो दिया, पर पालक पनीर बनाने में तो बड़ा खर्चा होगा और अभी तो बहुत तंगी है। इनसे बात भी की तो बहुत गुस्सा करेंगे, अब क्या करूं मैं। इसी उधेड़-बुन में सरिता का पूरा दिन निकल गया। फिर अगले दिन सुबह उठते ही सरिता को चिंता होने लगी, क्योंकि उसने केशव से रुपए मांगे नहीं थे और बंटी सुबह से ही पालक पनीर खाने की जिद कर रहा था। सरिता बुझे मन से रसोई में गई और जाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसे एक ख्याल आया। वो जल्दी से पड़ोसी के खेत से थोड़े से ताजे पालक के पत्ते मांग कर ले आई। फिर उसने गुथे आटे की लोई के चौकोर टुकड़े करके उन्हें अच्छे से पकाया और उन्हें पालक पकाकर उसमें बिल्कुल पनीर की तरह डाल दिया। और फिर, माँ जल्दी लाओ ना, पागल पनीर बना नहीं क्या अब तक? बन गया लल्ला, लो, ये रहा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, लो अब जल्दी से खाओ। मासूम बंटी बिना कुछ समझे बूझे खाता गया, मगर सरिता अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि वो तो सच जानती थी। फिर उसी शाम, बाबा आपको पता है माँ ने आज क्या बनाया? अब क्या बनाया बेटा? माँ ने आज वो शादी वाला पागल पनीर बनाया खाने में। क्या? अच्छा। उसे पालक पनीर कहते हैं बेटा। केशव बंटी की बात पर हंसा, पर वो हैरान भी था कि आखिर पालक पनीर बनाने के लिए सरिता पैसे कहाँ से लाई। उसने फौरन अंदर जाकर सरिता से पूछा, सरिता, वो बंटी बता रहा था कि तुमने पालक पनीर बनाया है। जी मैं वो लाओ,
थोड़ा सा हमें भी चखा दो फिर। सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो केशव को क्या कहे, तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे केशव के सामने भी वही पालक की सब्जी लाकर रख दी, जिसमें पनीर की जगह आटे के चौकोर टुकड़े थे। पहला निवाला खाते ही केशव को सारी बात समझ में आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने सरिता की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। केशव ने उसी वक्त खाना छोड़ा और घर से बाहर निकल गया। केशव के इस तरह के बर्ताव से सरिता और ज्यादा डर गई। वो और रोने लगी। फिर कुछ देर बाद केशव घर वापस आया तो उसके हाथों में एक थैला था। बंटी, ओ बंटी, जल्दी से बता, शाम को मेरा बेटा क्या खाएगा? मैं तो वही खाऊंगा, माँ ने बनाया है ना, वो पागल। हाँ, समझ गया। चलो अब हम सब मिलकर असली वाला पालक पनीर बनाएंगे। केशव के हाथों में पनीर, क्रीम और बाकी मसाले थे जो उसने मुस्कुराते हुए सरिता को थमा दिए। वो सारा सामान उधार लेकर आया था। उस दिन सरिता ने भी पूरी मेहनत और सावधानी के साथ पालक पनीर बनाया। जब तक पालक पनीर बनकर तैयार हुआ तो केशव और बंटी वहीं रसोई में बैठे सरिता को बड़े ध्यान से देखते रहे। और फिर जैसे ही सरिता ने असली पनीर के साथ पालक पनीर उन दोनों को परोसा तो दोनों के चेहरे खिल गए। पहला निवाला खाते ही बंटी सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गया। ये वाला पागल पनीर तो शादी वाले से भी बहुत अच्छा है माँ। सच में सरिता, बंटी बिल्कुल सही बोल रहा है। तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे लगता है अब तुम्हारा ये पालक पनीर ही हमारी किस्मत पलटेगा। जी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं कई दिनों से खेती छोड़कर एक ढाबा खोलने के बारे में सोच रहा था। खेती की जमीन तो है ही अपने पास, उसी में एक छोटा सा ढाबा चलाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन बस ये नहीं समझ पा रहा था कि अच्छा खाना बनेगा कैसे, जो लोगों को पसंद भी आए और खाना बनाने के लिए किसी को मजदूरी भी ना देनी पड़े। लेकिन अब सब समझ में आ गया है। तुम चलाओगी ढाबा और मैं और बंटी करेंगे तुम्हारी मदद। केशव की बात सुनकर सरिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे खाना बनाने का हमेशा से शौक था, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इस शौक को कभी आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब उसका ये शौक उनकी कमाई का जरिया बनने वाला था, तो सरिता भी पूरी तरह से तैयार थी। अगले ही दिन से केशव ने बांस बल्लियों की मदद से ढाबा बनाना शुरू कर दिया और पूरे एक हफ्ते की मेहनत के बाद सरिता का पालक पनीर ढाबा बनकर तैयार हो गया। शुरुआत के लिए केशव को थोड़े पैसे कर्ज पर लेने पड़े, लेकिन फिर सरिता की मेहनत और लगन ने वो कर दिखाया जिसकी केशव ने उससे उम्मीद लगाई थी। यूं तो सरिता ढाबे के लिए खाने के लिए कई चीजें बनाती थी, लेकिन उसका बनाया पालक पनीर ही सबसे ज्यादा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। भैया, पालक पनीर में इससे पहले ऐसा स्वाद नहीं आया, बता रहे। गजब बना भैया, गजब, कसम से। किसने बनाया वैसे? कोई खास कारीगर है क्या आपके पास? है? जी हाँ, है ना। और वही इस ढाबे की असली मालकिन भी है। वो मेरी पत्नी सरिता, उसी ने बनाया है सब कुछ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया। तो फिर ठीक है, देखो भैया, अगले महीने मेरे घर में दावत है, तो दावत के खाने का पूरा ऑर्डर आपका है। बस इतना बताओ कि एडवांस कितना देना है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, लेकिन खाने में क्या क्या बनाना है पहले ये तो बताइए। भाई, अपनी तो एक ही डिमांड है, बिल्कुल ऐसा ही पालक पनीर है, बाकी सब आप देख लेना। करीब 250 लोगों की दावत है। और हाँ, एक बात और, ये दावत निपटा लो, फिर एक काम और है आपसे। जी वो क्या? मेरा बेटा इंटरनेट पर हुनरमंद लोगों की वीडियोस बनाकर डालता है। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ढाबे का वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा देगा। सरिता के बनाए पालक पनीर और उसके ढाबे को अब पहचान मिलने जा रही थी। केशव और सरिता बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था बंटी। आखिर हर रोज उसका मनपसंद पागल पनीर जो खाने को मिल रहा था उसे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।